नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की क्लास हम बात करने वाले हैं बाल विकास प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। इस प्रैक्टिस सेट में साथियों लाटेस्ट 30 क्वेश्चंस करेंगे। नए क्वेश्चन होंगे, नए एग्जाम पैटर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न करेंगे। प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को भी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, संभावित प्रश्न करेंगे। यानी जिनका सपना है 30 में से 30 लाना सीडीपी बाल विकास में, और इसके साथ साथ 150 क्वेश्चन में 90 प्लस का स्कोर करना, प्राइमरी लेवल में क्वालिफाइड करना, सभी का वेलकम अभिनंदन है। बाकी सभी क्लासेज, सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था। क्या प्रश्न साथियों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से एक शिक्षार्थी का अर्जित गुण नहीं होता। यानी बालक बालिकाओं के शिक्षार्थी के अर्जित जो गुण होते हैं उनमें से एक नहीं कौन सा होगा। लंबाई, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, शिक्षा या शिष्टाचार। सभी कमेंट कीजिएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वख्याता लोग हैं, कि एक शिक्षार्थी के जो अर्जित गुण होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। शिक्षा अर्जित करता है, शिष्टाचार अर्जित करता है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, जिस संस्कृति में बच्चा आएगा, जिस इन्वायरमेंट में आएगा उसको ग्रहण करेगा, अर्जित करेगा। लेकिन जो लंबाई होती है ना, लंबाई अर्जित नहीं किया जाता। वो आपके जीन्स और जो आपके पेरेंट्स है उसके अकॉर्डिंग होता है, फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो जीन्स कोई अर्जित, लंबाई कोई अर्जित गुण नहीं होता है, बाकी सारे आपके अर्जित गुण होंगे। और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो व्यापम ने लंबाई को सही माना है। और आपके अकॉर्डिंग अगर किसी ऑप्शन का लग रहा है तो आप लोग भी बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। फीडबैक करना है। तो निम्नलिखित में से विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करना है। तो व्यापक आयाम का सही पहचान की अगर बात करें, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक होता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं विकास एक व्यापक अवधारणा और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की अवधारणा के अंतर्गत कई आयाम होते हैं, जिसमें शारीरिक विकास, जिसमें विभिन्न अंगों लंबाई का बढ़ना होता है। संज्ञानात्मक विकास, तर्क बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि की बात होती है। और सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी शामिल होती है। अगला प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न, तो ध्यानपूर्वक सभी को कमेंट करना है कि बुद्धि, मौखिक और गैर मौखिक व्यक्तिगत समूह, शक्ति, गति, मानकीकृत या गैर मानकीकृत परीक्षण किसके उदाहरण कहलाते हैं। प्रक्षेत्रात्मक विधियाँ, मनोवैज्ञानिक विधियाँ, अनुदैर्ध्य परीक्षण या अनुप्रस्थ कटी विधियों की बात की जाती। तो मेरे प्यारे में शिक्षा बंधु, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। बुद्धि, मौखिक और गैर मौखिक व्यक्तिगत समूह, शक्ति, गति, मानकीकृत, गैर मानकीकृत परीक्षण। अब यहाँ पे समझिएगा, मौखिक और गैर मौखिक, ठीक है, गति मानकीकृत और गैर मानकीकृत परीक्षण, दोनों की उदाहरण पूछा जा रहा है। प्रक्षेत्रात्मक विधियों के उदाहरण दिए गए हैं, मनोवैज्ञानिक के, अनुदैर्ध्य के या अनुप्रस्थ कटी विधियों के। तो ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपके ना, बुद्धि, मौखिक, गैर और मौखिक व्यक्तिगत समूह, शक्ति, गति, मानकीकृत, गैर मानकीकृत परीक्षण, ये सारे मनोवैज्ञानिक की विधियाँ। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सटीक हो जाएगा। इसके बाद आइए जानते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न कह रहा है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर संभावित प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। परिवार, मीडिया, विद्यालय, सरकार। और इससे एक प्रश्न आना ही आना है। पिछले बार प्रीवियस में द्वितीयक पूछा गया था, तो प्राथमिक या द्वितीयक पूछा जाता है, तृतीयक भी आ जाता है कभी कभी। यानी इस टॉपिक से 1 नंबर तो आना ही आना है। अब प्राथमिक पूछ लिया जाए या द्वितीयक पूछ लिया जाए, या प्राथमिक एजेंसियाँ, द्वितीय एजेंसियाँ पूछी जाती हैं, तो प्राथमिक समाजीकरण का जो माध्यम होता है वो परिवार ही होता है। इसके बाद मीडिया, विद्यालय आती हैं। ठीक है, तो प्राथमिक और द्वितीयक दो ज़्यादातर पूछे जाते हैं टॉपिक्स में। अगला प्रश्न दिया गया, जीन पियाजे जी के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या था। तो पियाजे जी से सभी लोग को पता है, हर पेपर में 3-4 प्रश्न आए हुए हैं, हर पेपर में पूछे गए थे। तो यहाँ पर जीन पियाजे के सिद्धांत के जो प्रस्ताव हैं, बच्चों की सोच गुणात्मक में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, या बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव अगर पूछा जाता है तो बच्चों की सोच गुणात्मक में
वयस्कों से क्या होती है, भिन्न होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में व्यक्ति की प्रवृत्ति विकास विभिन्न अवस्थाओं में ज्ञान के विकास के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। और आप जानते हैं पियाजे जी के संज्ञानात्मक सिद्धांत में बताया गया कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, अतः दोनों में सोचने, समझने व व्यवहार करने के स्तर भी अलग अलग होता है। क्या बताया था उन्होंने, संज्ञानात्मक सिद्धांत में बताया गया कि बच्चों की सोच जो है गुणात्मक रूप से वयस्कों में भिन्न होती है। ठीक है, तो गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होना फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो आप लोगों का दिया गया था वैसे ही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल में बच्चे विशेषित होंगे। अब ये अवस्थाएं नहीं पूछी जाती हैं, अब पूछा जाता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या मूल संक्रियात्मक बच्चा क्या आएगा, किस इसकी जो विशेषताएं होती हैं इस अवस्था में, अब वो पूछी जा रही हैं। तो जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था मतलब द्वितीय अवस्था कहलाती है, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बच्चे को क्या विशेषित किया जा सकता है, विचारों के अनुक्रमिता, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार या विलंबित अनुकरण। तो सभी लोग जानते समझते हैं अगर बच्चा 2 से 7 वर्ष कहीं ना कहीं विचारों की अनुक्रमणिता विशेषित बच्चों को विशेषित करता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। और आपको पता है जेंडर एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से शिक्षक भर्ती में प्रश्न आना ही आना। कोई कहानी कथन के माध्यम से पूछा जाए या डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाए, एक प्रश्न तो आना ही आना। तो जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है, जैविक निर्धारक है, मनोवैज्ञानिक सत्ता है या एक सामाजिक संरचना। तो जो जेंडर होती साथियों वह आपकी एक सामाजिक संरचना कहलाती। हम समाज में कैसे जानते हैं मेल फीमेल, महिला पुरुष, क्या एक सामाजिक संरचना बनाया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था। प्रश्न पूछा गया था NUEPA का मुख्य रूप किससे संबंधित है, शैक्षिक पर्यवेक्षण, शैक्षिक एकता, शैक्षिक योजना या शैक्षिक मूल्यांकन से। सभी लोग बताइए। NUEPA राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन, क्या होगा इसको, NUEPA का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन। तो ये जो आपका शैक्षिक योजना कहलाएगी, किससे हो जाती है, शैक्षिक योजना से संबंधित हो जाती। और ये प्रशासन विश्वविद्यालय आपका है, यूनिवर्सिटी है, मुख्य रूप से शैक्षिक नीति, योजना, प्रबंधन क्षमता का निर्माण से संबंधित होती है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, सभी को पता है लेव वाइगोस्की से प्रश्न आना ही आना है, एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या होता है, एक अनुबंधित, सामाजिक गतिविधि, व्यक्तिगत गतिविधि या निष्क्रिय गतिविधि। अगर आप लोगों को पता है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। और अंत में आपको ये भी बताना है कि 30 में से आपका स्कोर कितना रहा, आपके आंसर सही कितने हुए, इसलिए आपको कमेंट भी करना है। तो लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग अनुसार अधिगम जो होता है वह किस प्रकार होता है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम सामाजिक गतिविधि होती है। अधिगम क्या है, एक सामाजिक गतिविधि। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों और भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। और वाइगोस्की के अनुसार वास्तव में संज्ञानात्मक विकास एवं अंतर व्यक्तित्व सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। तो ये डिटेल भी लेकर आते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सुना देंगे तो आप समझ नहीं पाए, इसलिए देख कर आपको शायद अच्छे तरीके से समझ आता है, क्योंकि आंखों देखा हो सकता है आपके एग्जाम में काम आए, इसलिए डिटेल के साथ लेकर आते हैं। आई होप आपको अच्छा लगे। अगला प्रश्न जो प्रीवियस में पूछा गया प्रश्न था कि सीखने की अक्षमता जिसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, इनमें गणितीय विकार का नाम कौन होगा, डिस्पेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्पेक्सिया। तो सभी लोग जानते हैं प्रीवियस में आया हुआ है CDP बाल विकास में कि सीखने की अक्षमता में गणितीय विकार का नाम जो कहलाता है वह डिस्कैल्कुलिया कहलाता है, लर्निंग डिसेबिलिटी, समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है परामर्श प्रक्रिया के गुणधर्म है, पेशेवर सेवा, क्लाइंट की समस्या का केंद्र, क्लाइंट निर्मित चर्चा या क्लाइंट के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव। नीचे आपके कूट वाले ऑप्शंस दिए गए थे, आपको कमेंट करके बताना। तो इनमें से परामर्श प्रक्रिया के गुणधर्म की बात करें तो पेशेवर सेवा भी होता है, कुछ क्लाइंट की समस्या का केंद्र भी मानते हैं और क्लाइंट निर्मित चर्चा भी मानते हैं, लेकिन क्लाइंट के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव यहाँ पे नहीं मानते, क्योंकि परामर्श प्रक्रिया का गुणधर्म व्यक्तिगत जुड़ाव नहीं होता।
इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हो जाएंगे। तो तीनों किस में दिए गए, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। आई होप सभी लोग समझते हैं, सभी लोग फीडबैक करते रहिएगा, तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि 101% एग्जाम को क्वालिफाइड करना है। साथियों, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक। तो जो अवधि वयस्कता का संक्रमण, संक्रमण मतलब होता है फैलाव, तो वयस्कता का मतलब ज़्यादा अधिकतर का पहल कौन सी किस अवस्था में होता है? तो वयस्कता मतलब किशोरावस्था, यानी कि 12 से लेकर 18 अवस्था। इसमें बच्चा वयस्कता परिपक्व होता है, बोलने भटकने की अवस्था कहलाती है। और इस अवस्था से एक प्रश्न तो आना ही आना है। जी हाँ, किशोरावस्था और बाल्यावस्था से ज़्यादातर बाल विकास में प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाती क्या लाती? आपकी नियुक्त होती है, आप लोग शिक्षक बनते हैं, अध्यापक अध्यापिका बनते हैं। आप खुद सोचिए, जब आपके प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका जब आते हैं तो अपने साथ क्या अनुभव लाते हैं? उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में अगर कोई प्रारंभिक में आपकी कक्षा में कोई बालक बालिका आता है, विद्यार्थी शिक्षार्थी आते हैं, तो आपके साथ जो अनुभव लाते हैं तो उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। संचय मतलब उनका अनुभव सभी में शेयर करना। जब हम शेयर बटन बोलते हैं ना कि शेयर बटन दबा देना, वह पहले संचय हिंदी में बोला जाता है। संचय करना मतलब बांटना। वैसे एक हिसाब से संचय इकट्ठा करना भी कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा या बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो मैंने बताया ना, बिल्कुल एग्जाम्पल्स पूछा जाएगा, कारण पूछा जाएगा जीन पियाजे की अवस्था में। तो बच्चा जब तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के चिंतन प्रारंभ कर रहा है, परिपक्व नहीं हो रहा है, जब प्रारंभ करे तो उसको पूर्व संक्रियात्मक में करना है, और जब परिपक्व की बात करते तो मूर्त में करना है। ये सभी लोगों को मैंने कई बार बताया। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, सोचता है, चीज़ें करता है, तो चिंतन को प्रारंभ करना मूल संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पे होगा, क्योंकि ये सी टेट में आया हुआ प्रश्न है। तो सी टेट में इसको मूल संक्रियात्मक अवस्था में माना, जबकि इसको पूर्व संक्रियात्मक होना चाहिए। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि चिंतन प्रारंभ करना जीन पियाजे जी की तृतीय अवस्था कहलाती है, मूल संक्रियात्मक कहलाती है। कुछ लोग कंफ्यूज होके पूर्व में करके आते हैं, यही हम आपको समझाना चाहते थे। गलती नहीं करना है, क्योंकि पूर्व अवस्था 2 से लेकर 7 अवस्था की अवस्था में बच्चा चिंतन प्रारंभ नहीं करता। बच्चे को कोई वो नहीं रहता, क्या करना चिंता, खेलता खालता है बढ़िया, बच्चा खेलता कूदता है। लेकिन चिंतन प्रारंभ करना मूल संक्रियात्मक में अवस्था में होता है, जो होता है 7 से लेकर 11 अवस्था की अवस्था। और जब परिपक्व हो जाता है बच्चा, वह कहलाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से लेकर 15 अवस्था की अवस्था। तो ये दोनों अवस्थाओं पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगला प्रश्न है, एक रचनात्मक विचारक होने के लिए हमें क्या जानना आवश्यक होता है? उस तरह की सोच जो किसी व्यक्ति की विशेषता होती है, एक बुद्धि परीक्षण पर उसका अंक, दोनों बुद्धि परीक्षण पर अंक, या आगमनात्मक निगमनात्मक सोच का? तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते हैं एक रचनात्मक विचारक होने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उस तरह की सोच जो किसी व्यक्ति की विशेषता होती है, बाकी और कुछ की ज़रूरत नहीं होती। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक जो है सभी बच्चों को डाकघर ले जाते हैं। इस तरह के दौर के पीछे सीखने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा? मनोरंजन, सैर करना यानी घूमना, सामाजिक भागीदारी, या अनावरण हो जाए? ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कोई प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक जो है सभी बच्चों को जब अगर कोई डाकघर ले जाते हैं घुमाने, तो इस तरह के दौर पीछे सीखने का उद्देश्य क्या होता है? जैसे इन्वायरमेंट में बोला जाता है ना कि बच्चे को जंगल घुमाना या कोई जंगली जानवरों को दिखाना, पेड़ पौधे दिखाना, उसी प्रकार जो है CDP बाल विकास में बोला गया है कि अगर बच्चों को डाकघर ले जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या होना? इसका उद्देश्य होता है सामाजिक भागीदारी, यानी ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं तो सामाजिक भागीदारी एक कह सकते हैं। अगला ऑप्शन है, एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? एक शिक्षक बनना भी एक सामाजिक भागीदारी है। जब आप शिक्षक बनेंगे तो कहीं ना कहीं समाज को शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। इसके बदले सरकार आपको कुछ ना कुछ देगी, लेकिन फिर भी एक समाज सुधारक कार्य होता है। तो एक शिक्षक को क्या चाहिए? आप स्वयं सोचिए, एक शिक्षक के नाते आपको क्या चाहिए?
यह संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हैं, महत्व देती हैं। बिल्कुल सही बात है, यह संप्रेषित करना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान और महत्व आप सभी को देना चाहिए, क्योंकि आपके लिए सभी बच्चे समान हैं, सभी संस्कृतियाँ एक समान हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? और आपको पता है शिक्षा अधिकार अधिनियम से एक प्रश्न आना ही आना है। मुख्यधारा शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा या पृथक्करण। तो निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 जो वकालत करता है वह समावेशी शिक्षण की वकालत करता है, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए आपका NCF 2005 हो गया, RTF 2009 हो गया। इसके बाद आपका न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है 2020 उससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो ये कुछ प्रमुख टॉपिक हैं, इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, मुख्यधारा, विशेष। अब प्रश्न पर ही हमारा उत्तर दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा, तो समान शिक्षा प्राप्त करना मतलब समावेशी शिक्षा। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होती है? और आप जानते हैं अब क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नहीं वाले ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए इनका भी हमें अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। तो इनमें से ऐसी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित हो, यानी हमें ये जानना जरूरी है कि सार्थक अधिगम घटित हो इसके लिए मुख्य प्रक्रिया क्या होती है। अन्वेषण का पारस्परिक क्रिया होती है, पुनरावृत्ति अभ्यास होता है, निर्देशन संचालन होता है, लेकिन कंठस्थीकरण और स्मरण ये मुख्य प्रक्रिया नहीं कहलाती। इसलिए कार्य क्वेश्चन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न था, आई होप सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा। और जिनको भी CD पे बाल विकास की टॉपर नोट्स चाहिए आपको व्हाट्सएप करना है 9630689598 9630689598। कैसे प्राप्त होगा पूरा मैसेज करना है, कॉलिंग मत कीजिएगा, व्हाट्सएप में हाय या कुछ हेलो करके डाल दीजिएगा, आपको डिटेल मिल जाएगा। प्रश्न है, नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कणा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? जीन पियाजे जी, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोस्की या एरिक एरिक्सन। और आपको पता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से प्रश्न आएगा ही आएगा। तो नैतिक दुविधा यानी नैतिक, जब भी नैतिक शब्द आएगा चाहे कहीं भी पूछा जाए तो एक ही जवाब आता है लॉरेंस कोहलबर्ग। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। बच्चे कब सीखते हैं आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक शिक्षक के रूप में, अध्यापिका के रूप में बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों को सक्रिय रूप में भाग लें, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करें, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, या आप कह सकते हैं कि वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। तो बच्चे प्रभावी रूप से तभी सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधि और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लें। सक्रिय मतलब सभी लोग रहे हैं, आप भी जब सक्रिय रूप से भाग लेंगे, आप भी सक्रिय रूप से प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर का कमेंट करेंगे, वो होता है सक्रियता, यानी बने रहना। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार किशोर चाइल्ड का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने खालिस्तान वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। 15, 18, 20, 21 सभी लोग बताइएगा। तो किशोर न्याय अधिनियम जो 2015 है उसके अनुसार किशोर या चाइल्ड का अर्थ होता है उस व्यक्ति से होता है जिसने 18 वर्ष जो है 18 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, उसको हम किशोर न्याय अधिनियम 2015 है किशोर चाइल्ड की बात करते हैं, यानी बी ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका सही हो जाए। ये सारे इंपॉर्टेंट अधिनियम हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम कैसा होता है? अनुभव से परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन लेने की प्रक्रिया, होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय और व्यक्तिपरक, एक जानकारी को अर्जन की प्रक्रिया। तो जानकारी अर्जन निष्क्रिय, एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया हो सकता है, लेकिन अनुभव के परिणाम के के रूप में व्यवहार के परिवर्तन होने की प्रक्रिया। संरचनात्मक दृष्टि से अधिगम की बात करें, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन, वो भी अनुभव के परिणाम के रूप में, ये आपका अधिगम का संरचनात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न साथियों दिया गया है कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते।
सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित होते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद करते हैं। उनका उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, जब कोई शिक्षक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी क्या करते हैं, सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं। ऐसा आपको भी करना चाहिए जिससे विद्यार्थी प्रेरित रहें, इसलिए ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, पावलोव के सिद्धांत के तहत रोशनी या घंटी की आवाज़ क्या थी? ये पिछले बार पूछा गया प्रश्न था। अनुकूलित उद्दीपन, अनुकूलित अनुक्रिया, प्रानुकूली उद्दीपन या प्रानुकूली अनुक्रिया। तो अनुकूलित और प्रानुकूलित ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो पावलोव के सिद्धांत के तहत रोशनी या घंटी की आवाज़ क्या होगी? अननुकूलित अनुक्रिया कहलाएगी। क्या हो जाएगी? अनुक्रिया कहला जाएगी। सभी लोग समझ गए? किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, मूल्यांकन को क्या कहते हैं? मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। मूल्यांकन शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ये मूल्यांकन केवल नंबरों के संदर्भ में होना चाहिए। तो शिक्षकों के रूप में आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए? तो मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक क्या है? भाग होना चाहिए। क्या है? एक भाग होता है मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखिए, नीचे लिखी हुई स्थित सिद्धांत को दर्शाती है कि इस सिद्धांत को दर्शाती है कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। जब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है, तो जब संभावना होती है कहीं ना कहीं संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं होते हैं, तभी ऐसी प्रक्रिया होती। क्योंकि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता हो महसूस करता है कि वह पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं है और हतोत्साहित महसूस करता है, उनमें बिना प्रयास कार्य को आसानी से छोड़ देना। तो मतलब संज्ञान और संवेग अलग अलग उसके, जब संज्ञान और संवेग मिल जाएंगे तो वो नहीं छोड़ सकता। सभी लोग समझ गए? आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से एक भाग परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है? सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, उपरोक्त में से कोई। तो इनमें से ऐसा एक भाग जो परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हो वह कहलाता है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये परंपरागत नैतिक से दंड और आज्ञा पालन ये कौन सा हो जाएगा? दूसरे में हो जाता है, लेकिन परंपरागत हमें नैतिक स्तर चाहना है तो वह अधिकार और संरक्षण आए। ठीक है, सभी लोग समझ गए? आइए बात करते हैं इस क्लास का तीसरा प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का, कि यह विधियां जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, इनमें से किसका उदाहरण है? परंपरागत विधि का, अंतर व्यक्तित्व का, निगमनात्मक का या अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का? वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी बालक बालिकाओं की स्वपहल प्रयास शामिल है, किसका उदाहरण होगा? ये आपको कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। साथ ही साथ 30 MCQ 30 क्वेश्चनों में आपका स्कोर क्या रहा, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आपको कमेंट करके बताना है। बाकी सभी क्लासेस चले हैं, सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्रिपरेशन को तैयारी में जारी रखिए। डेली 7 PM में क्लास आपको अपलोड होती है। बाकी सभी लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। जिनको भी कॉलिंग मैसेज करना है तो इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। जो भी आपके क्वेश्चन हो शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट पर।